हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। रविवार के दिन घर में ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। उस दिन कुछ घंटों में ही मेरे शांति से चल रहे वैवाहिक जीवन में ज़बरदस्त उथल पुथल मच गई थी। हलचल मचाने वाली घटनाओं का सिलसिला इनके साथ काम करने वाली खूबसूरत गुंजन के करीब 10 बजे सुबह मेरे घर आने से शुरू हुआ था। उसने करीब 8 महीने पहले ही इनके साथ काम करना शुरू किया था। एक पार्टी में मैं उससे मिल चुकी थी, पर वह हमारे घर पहली बार आई थी। इन्होंने हंसते हुए उसके आने का कारण मुझे बताया। मैंने तुम्हारे हाथ के बने खाने की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ इसके सामने कर दी थी। आज यह तुमसे कढ़ी बनाना सीखने आई है। वंदना दीदी, आप तो सचमुच बहुत कुशल गृहिणी हो। आपका घर कैसा चमक रहा है। मुझे सिखाएंगी ना आप कढ़ी बनाना? उसका अपनेपन से मुस्कुराना मुझे अच्छा लगा। श्योर, तुम ज़रा इस नटखट राहुल को कपड़े पहनाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें जायकेदार कढ़ी बनाने की कला सिखा दूंगी। मैं अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरा 3 साल का बेटा राहुल गुंजन का बहुत जल्दी ज़बरदस्त फ़ैन बन गया था, क्योंकि वह उसकी मनपसंद चॉकलेट लाई थी। वह उसके साथ खेलने लगी तो मैंने अपने कुछ काम निपटा लिए। जल्द ही हम अच्छी सहेलियों की तरह हंस बोल रही थीं। कुछ देर बाद हम रसोई में जाने वाले ही थे कि इनके साथ ऑफिस में काम करने वाली सीमा हमसे मिलने आ पहुंची। सीमा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। वह महीने में 2-3 चक्कर हमारे घर के लगा जाती है। कभी कभी हम बाहर खाना व फिल्म देखना भी एक साथ कर लेते हैं। राहुल की डिलीवरी के समय उसने मेरी सास के काम में हाथ बटाया था। मेरी तबीयत खराब हो तो वह अब भी मेरे हर तरह की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटती है। मैं उससे हमेशा की तरह गले लगकर मिली थी, पर उसे खुलकर मुस्कुराते ना देख मैं मन ही मन हैरान हो उठी। मैंने साफ महसूस किया कि उसके घर में कदम रखते ही मेरे पति और गुंजन तनाव से भर गए थे। तब मैंने मजाक में कहा, अरे तुम दोनों सीमा को देखकर ऐसे खामोश क्यों हो गए हो? क्या कोई झगड़ा हुआ है तुम तीनों के बीच? दीदी, झगड़ा तो नहीं हुआ है, पर अब ज़रूर होगा इस कलमोही के साथ। मैंने नोट किया कि सीमा गुंजन को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया, पर इन्होंने सख्त स्वर में सीमा को चेतावनी दी। सीमा, यहाँ मत लड़ो गुंजन से। यह मत भूलो कि ये मेरा घर है और तुम दोनों ही मेरी मेहमान हो। इनका सीमा पर यूं गुस्सा करना मुझे और ज़्यादा उलझा गया। मैं इस विषय में कुछ पूछ या कह पाती उससे पहले ही गुंजन और सीमा के बीच ज़बरदस्त तू मैं शुरू हो गई। सीमा ने आक्रामक लहजे में गुंजन से सवाल किया, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं तुम्हारी गुलाम हूँ क्या जो तुम्हारा हुक्म मानूँ? गुंजन भी एकदम से तैश में आ गई। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और जहाँ चाहूँ जब चाहूँ आ जा सकती हूँ। सीमा मेरी तरफ घूमकर बोली, दीदी आप इस चालू लड़की को आइंदा अपने घर में मत घुसने देना, नहीं तो बहुत पछताओगी। दीदी आप इसकी घटिया बातों पर कोई ध्यान न देना, यह मुझसे जलती है। गुंजन ने फ़ौरन मुझसे कहा, तेरी औकात ही क्या है जो मैं तुझसे जलूंगी? मैं इस घर की शुभ चिंतक हूँ, इसलिए तेरा साया इस घर के ऊपर कभी नहीं पड़ने दूंगी। तू समीर सर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत कर। तेरी सोच ही गंदी है। सर और मेरे बीच तो कुछ भी नहीं चल रहा है। गुंजन की तरफ से ध्यान हटाकर सीमा इनकी तरफ घूमी और भावुक लहजे में बोली, सर आपने इसे यहाँ बुलाकर ठीक नहीं किया है। सर आप देख रहे हो इसकी जुर्रत? अब तो आप इसे अपनी ज़िंदगी से ज़रूर निकाल फेंकिए। गुंजन का यह कहने का लहजा इन्हें भड़काने वाला था। तू तो यही चाहेगी चुड़ैल। गुस्से से भरी सीमा ने इन्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। मुझसे तमीज़ से बात करो, गुंजन जोर से बोली। शुक्र समझो कि अभी मैंने तेरा मुंह तोड़ने के लिए चप्पल नहीं निकाली है। चुप करो, मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो वे दोनों लड़ना भूलकर झटके से मेरी तरफ मुड़ी। दीदी आप टेंशन मत लो, मेरे होते ये सर को गुमराह नहीं कर पाएगी। सीमा ने मेरे पास आकर कोमल स्वर में मुझे शांत करने की कोशिश की। आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दो दीदी, जस्ट रिलैक्स प्लीज़। गुंजन मेरी दूसरी तरफ आकर खड़ी हो गई। अगर तुम दोनों ने इसी पर झगड़ना बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, ये गुस्से से चिल्लाए, पर मुझे इनकी आंखों में घबराहट के भाव भी साफ नजर आए। मैंने उन दोनों के कुछ भी बोलने से पहले अपने मन में उभरा सवाल ऊंची आवाज़ में पूछ लिया, सीमा तुम मुझे यह बताओ कि क्या गुंजन का इनके साथ कोई चक्कर चल रहा है? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सर तो मेरे शुभचिंतक हैं और मैं इनका बहुत आदर। सीमा के कुछ बोलने से पहले ही गुंजन ने सफाई देने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुई। शुभचिंतक मेरी जूती? अरे शुभचिंतक को लेकर कोई कई कई घंटे अपने कमरे में नहीं घुसा रहता है। सीमा ने इस बार खुलकर गुंजन के ऊपर मेरे पति की रखैल होने का आरोप लगा दिया था। मेरा नाम लेकर अपनी पुरानी करतूतें बता रही है? तूने राकेश सर के साथ अपना चक्कर शुरू करके खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब सर तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो तू क्यों जबरदस्ती इनके गले पड़ी रहना चाहती है? तू अपनी बकवास बंद कर। गुंजन को जोर से डांट कर सीमा इनकी तरफ घूमी और आंखों में आंसू भरकर बोली, सर आप मेरे सामने इस चुड़ैल को बताओ कि आप मुझे प्यार करते हो, इसे नहीं। अगर तुम यूं ही बेइज्जत होना चाहती हो तो ऐसे ही सही। सर आज आप इसको इसकी सही औकात बताकर सदा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। गुंजन ने आगे बढ़कर इनका हाथ ही पकड़ लिया।
मैं यह क्या सुन और देख रही हूँ? इनसे यह सवाल पूछते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकी। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, इसे मैं सर की ज़िंदगी से निकाल कर ही दम। तुम चुप करो और आप मुझे इसी वक्त बताओ कि सच क्या है। मैंने सीमा को डांट कर चुप कराया और इनके सामने खड़ी हो गई। मुझे जवाब देने के बजाय ये सीमा पर गुर्राए। सीमा तुम तो सचमुच पागल हो। सीमा ने इन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और रुआंसी होकर बोली, सर मेरा दिल तोड़ने वाली ऐसी कठोर बात अपने मुंह से मत निकालिए। मैंने अपनी जवानी के 4 साल आपको दिए हैं। अब इस चुड़ैल के लिए अगर आपने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने की धमकी देने के बजाय आप कोई दूसरा शिकार ढूंढ लेना। अब सर मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। गुंजन ने सीमा को अपमानित करने की कोशिश की तो वह गुस्से से पागल हो उसका मुंह नोचने को उस पर झपट पड़ी। समीर गुस्से से भरी आवाज़ में इन दोनों को ना झगड़ने की चेतावनी दे रहे थे, पर इनकी प्रेमिकाओं ने इनके कहे पर रत्ती पर ध्यान ना दिया। अचानक मेरा सिर जोर से घूमने लगा। इससे पहले कि मैं चक्कर खाकर धड़ाम से गिरूं, मैंने अपने कमरे में आकर पलंग पर लेटने में ही अपनी भलाई समझी। उन दोनों को जंगली बिल्लियों की तरह लड़ता छोड़ मैं डगमगाते कदमों से अपने कमरे में पहुंची और पलंग पर ढेर हो गई। बाद में इन्होंने मुझे सच्ची झूठी सफाई देकर समझाने मनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं इनसे एक शब्द भी नहीं बोली। मेरी आंखों से आंसू भी नहीं बहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनकी बेवफाई के सदमे ने मेरे दिलो दिमाग को सुन करके रख दिया था। दोपहर बाद मैंने अपनी अटैची उठाई और राहुल को लेकर बस से अपने मायके चल दी। इन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मेरे साथ किसी भी तरह से कोई संपर्क करने की कोशिश ना करना। मैं अपना फैसला कुछ दिनों में आपको बता दूंगी, वरना तुम घर छोड़कर मत जाओ। मैंने इन दोनों को इसी पल से अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका है। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका फिर कभी। इनकी बात को अनसुना कर मैं घर से बाहर निकल आई। मायके पहुंचकर मैंने अपने मम्मी पापा को उस दिन की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा, मेरे और समीर के बीच कुछ मनमुटाव पैदा हो गया है। अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम फैसले करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। इस बारे में आप मुझसे कोई सवाल मत पूछना। जब मैं किसी फैसले पर पहुँच जाऊँगी तो उसे मैं खुद ही आप दोनों को बता दूँगी। इनका रोज़ ही फ़ोन आता और मेरा जवाब हमेशा यही होता, अभी अपने लौटने के बारे में मैं कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। अब ढुलमुल अंदाज में मैं नहीं जीऊँगी। यह फैसला मैंने मायके में बिताई पहली रात को सोने से पहले कर लिया था, लेकिन जो घटा था उसे याद कर मैं देर तक आंसू बहाती रही थी। समीर की बेवफाई ने मेरे दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। मेरे हिसाब से तो हम दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी और सफल था, लेकिन सीमा के साथ उनके 3-4 सालों से गलत संबंध की जानकारी की याद ने मुझे उस रात बार बार रुलाया था। अपने को संभालना आसान काम नहीं है। राहुल के होने के बाद से मैं बहुत बदल गई थी। मेरा मोटापा काफ़ी बढ़ गया था। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर अपना स्वास्थ्य और फिटनेस सुधारने का प्रण लिया और फिर कुछ देर बाद ही पास के पार्क में घूमने निकल गई। अपना मोटापा कम करने के लिए मुझे 2 महीनों तक अपना पसीना पानी की तरह बहाना पड़ा था। अपने मन को उदासी व निराशा के सागर में डूबने से बचाने के लिए मैं खुद को बहुत व्यस्त रखती थी। मैं माँ से ज़्यादा घर के काम करती थी। राहुल के लिए कुछ तस्वीरों वाली किताबें लाकर मैंने उसे फल, सब्जियों, रंगों आदि की पहचान करना अच्छी तरह सिखा दिया था। समीर लगभग रोज़ मेरठ आकर मुझे और राहुल को ले जाने की इच्छा जाहिर करते, पर मैंने उन्हें पूरे 2 महीनों के बाद मिलने आने की इजाज़त दी थी। वे आए तो मेरा बदला आकर्षक रंग रूप देखकर दंग रह गए और प्रशंसा करते हुए बोले, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। जिस इंसान को सुंदर लड़कियों के साथ इश्क फरमाने का शौक़ हो, उसका पत्नी की तारीफ़ करना सफ़ेद झूठ ही हो सकता है। मैंने यूँ व्यंग्य किया तो उनका चेहरा लटक गया। अब उन बातों की याद दिलाकर शर्मिंदा मत करो। उनकी आवाज़ में पश्चाताप के अभाव उभरे। मैंने आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास बातें करने के लिए बुलाया है। मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ वापस चलना ही होगा। राहुल और मुझसे दूर रहकर वे दुखी रहे हैं, यह उनके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था। मैंने संजीदा लहजे में बोलना शुरू किया। उस दिन गुंजन और सीमा की बातें सुन मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। यहाँ आकर रात को खूब रो लेने के बाद जब मेरा मन कुछ शांत हुआ तो एक अन्य बात भी बार बार मेरे दिमाग में आने लगी थी। उस दिन वे दोनों मेरे सामने ही आपके ऊपर अपना अपना हक यूँ जता रही थीं जैसे मेरा तो आपके ऊपर कोई अधिकार है ही नहीं, जैसे मेरा आपकी पत्नी होना उन दोनों के लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। आपका दिल जीतने के कंपटीशन में वे दोनों ही हैं और मैं उनके सामने कुछ नहीं। मुझे उनका वह नज़रिया बहुत बुरा और मन को पीड़ा पहुंचाने वाला लगा था। बाद में मैंने शांत मन से अपनी तुलना उन दोनों के साथ की तो एक कड़वी सच्चाई मेरी समझ में आ गई थी। मेरा जिस्म फूल कर अपना आकर्षण खो बैठा था। मैं अपना सारा समय राहुल को पालने पोसने और घर को सजाने संवारने में लगा रही थी। एक तरफ वे दोनों आपके साथ मौज मस्ती का अवसर पाने को एक दूसरे से झगड़ रही थीं और दूसरी तरफ मुझे तो आपकी शारीरिक ज़रूरतों का ध्यान आना ही बंद सा हो गया था। उस दिन के सदमे ने मुझे बुरी तरह से झकझोर कर मानो गहरी नींद से जगा दिया था।
यह उसी सदमे का नतीजा है कि पिछले 2 महीने से मैंने अपना कायाकल्प कर लिया है। अब मैं आपकी सहेलियों से रंग रूप में भी टक्कर ले सकती हूँ। बोलो, क्या कहते हो? तुम बहुत सुंदर और स्मार्ट दिख रही हो वंदना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें धोखा देने की मूर्खता मैं ज़िंदगी भर नहीं करूँगा। राहुल, और तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन बिल्कुल सूना हो जाएगा। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। इस बार तो जो हुआ है उसके लिए मैं खुद को काफ़ी हद तक जिम्मेदार मान रही हूँ। मैं सब कुछ भूल जाने को तैयार हूँ, पर इसके बाद अगर फिर कभी आपके कदम भटके तो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इन्होंने भावुक होकर मुझे कैसी भी धमकी नहीं देने दी। मैं अपने रंग रूप और रखरखाव के प्रति सजग रहूंगी, पर भविष्य में मुझे ऐसा झटका फिर कभी मत देना। मेरा गला अचानक भर आया। मेरे कदम अब कभी नहीं भटकेंगे। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आई लव यू। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की ठान ली थी, और अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये मैं जानती थी।